कि क्या महाराष्ट्र का उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं दे सकता। क्या उसकी भरपाई फुले शाह अंबेडकर का महाराष्ट्र करेगा? कसूर ओबीसी लोगों का नहीं है, कसूर उन सरकारों का है जो सरकारें ओबीसी को लगातार उनका एक बोझ ढोने वाला समाज करके इस्तेमाल करती है। वो सरकारें असलियत में गुनहगार है। कम से कम नागपुर में बुद्ध विहार चलाने वाले लोग और बुद्ध विहार चलाने के लिए भाजपा की मदद लेने वाले लोग कम से कम इस इशारों को तो समझे, इस आगामी खतरे को तो समझे। बाबा साहब की जयंती तो देश में संख्या के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन बाबा साहब का संघर्ष क्या बढ़ रहा है? बाबा साहब का आंदोलन क्या बढ़ रहा है? और जब आंदोलन और संघर्ष की बात आती है तो एक तरफ जयंती बढ़ती है, जयंती मनाने वाले लोगों की बढ़ोतरी है, लेकिन आंदोलन और संघर्ष में पिछड़ापन नजर आता है, बैकवर्डनेस नजर आता है। तो क्या बाबा साहब का संघर्ष सिर्फ जयंती तक है? ये अगर जमात, ये समाज या ये विचारधारा, संविधान अमल करने वाले वो लोग अगर नेकी, नीति, ईमानदारी, इज्जतदारी वाले अगर है तो संविधान सही मायने में हमारे और आपके लिए, बहुजनों के लिए वो कल्याणकारी हो सकता है। विश्व मानवता के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर कई परिवर्तन की दिशा दी है। चाहे वो परिवर्तन राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो और चाहे सामाजिक हो, उस कारवां की दिशा बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ से शुरू की है। और जब तक अपना बुद्धिस्ट पर्सनल नहीं बनेगा तब तक अपने को वैधानिक अधिकार नहीं मिलेंगे। अभी भारत में करीब 4 वो है पर्सनल लॉ है, हिंदुओं का है, मुस्लिमों का है, ईसाइयों का और लोगों का है। बाकी किसी भी बुद्धिस्टों का नहीं है, आपके सिखों का नहीं है, जैनों का और लोगों का नहीं है। जबकि बुद्धिस्ट का कारवां आगे चल रहा है, धर्म काम आगे चल रहा है। तो अभी इस बारे में काम चल रहा है कि जल्दी से जल्दी सरकार से ये बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ लागू करवाया जाए। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचे समन्वय समिती प्रभारी सन्माननीय गुलचंदजी रंगारी यांना विनंती करेल की त्यांनी आजची प्रास्ताविक करावं। आज का ये परिषद का आयोजन करने के पीछे हमारा मकसद क्या है, पार्टी का मकसद क्या है, वही बताना चाहूँगा कि जो महापुरुषों ने कारवां यहाँ तक लाए हैं और बाबा साहब ने कहा था कि बड़े मुश्किल और मशक्क़त के साथ मैं यहाँ तक लेके आया हूँ, उसे आप चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि कहीं आप में कमियाँ आ जाए तो इसको वहीं रखना, पीछे मत लेके जाना। मगर आज के हालात को देखते हुए हमें ये महसूस होता है कि हमारे कुछ साथी, हमारे समाज के जो लोग हैं वो पीछे हटते दिखाई देते हैं। तो इसी को आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर एडवोकेट सुरेश माने साहब ने अपनी ज़िंदगी ये कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मिशन में काम किए हैं। अब उनके 50 साल यहाँ पे गए हैं और वहाँ जाने के बाद कई अपने ख्यालात का मतभेद होने
के वजह से उन्हें जहां मूवमेंट खत्म होती दिखाई दी है, तो वो मूवमेंट को बचाने के लिए उन्होंने एक रास्ता अपनाया है, और वो है बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का इंतकाद करना, यानी स्थापना करना। उस माध्यम से हम चाहते हैं कि मोमेंट हमारी जिंदा रहे, और वो जिंदा रहने के लिए हमें ये फिक्र नहीं, जैसे बाबा साहब के लिए एक शायर ने कहा है, फिक्र मुझे ये नहीं ताज का क्या होगा, फिक्र मुझे ये नहीं कि ताज का क्या होगा, फिक्र मुझे ये है कि परिवर्तन के आगाज का क्या होगा, परिवर्तन के आगाज का क्या होगा। हमें ये नहीं, हम सत्ता के पास पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे वो बात की बात है, लेकिन जो मोमेंट को जिंदा रखना है, तो उसको रखने के लिए हमें जो भी मशक्क़त और मुश्किलों से सामना करना पड़ेगा, उसके लिए हम माने साहब के साथ, और माने साहब जद्दोजहद जो मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं, हमें यकीन है एक ना एक दिन वो कामयाब होंगे, क्योंकि कांसीराम साहब ने भी कहा है, आज की ये हम देख रहे हैं महापुरुषों के विचारों की जो आगे बढ़ना चाहिए, उनको कई पार्टियां पीछे लेके जा रही। आज देख रहे हैं आप सब जितने भी है सोशल ऑर्गेनाइजेशन सभी के सभी महापुरुषों की विचारधारा बढ़ाने में आगे बढ़ रही, लेकिन जो पार्टियां सिर्फ इलेक्शन के वक्त लोगों का फायदा उठाते हैं, उसी वक्त वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन हमारी पार्टी जो महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को हमेशा साबित करते जा रही है। जैसा कांसीराम साहब कहते थे, मैं तो अकेला ही बढ़ा था जानिब मंजिल मगर, मैं तो अकेला ही बढ़ा था जानिब मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बढ़ता गया। और इसी के साथ हम माने साहब को ये संविधान अधिकार परिषद के उपलक्ष्य पर बधाइयाँ देते हुए उन्हें भी यही ताकत और शक्ति मिले, इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपने प्रास्ताविक वक्त का समय का तकाजा है, इसलिए मैं ज़्यादा अपनी बात नहीं रखूँगा। और हमारा वाहिद मकसद यही है कि लोगों को मोमेंट के साथ जोड़कर इस कारवा को आगे बढ़ाना है। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं प्रास्ताविक यही खत्म करता हूँ। सभी को जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पश्चात मैं बीआरएसपी के एडवोकेट विंग ज्येष्ठ नेता सम्माननीय एडवोकेट भीमराव शेंडे साहब से गुजारिश करूंगा कि वे अपना वक्तव्य यहाँ पर रखें। दोस्तों, बाबा साहब के सम्मान में, अर्थात जिस संविधान के मातहत हम ये काम और कारवा कर रहे हैं, एक छोटा सा इशारा इस संविधान के निर्माता ने दिया था, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। संविधान प्रस्तुत करते हुए, संविधान देते हुए उस महामानव ने इतना जरूर कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, पर संविधान अमल करने वाली जमात, मैं जमात ये शब्द विशेष तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे। ये अगर जमात, ये समाज या ये विचारधारा, संविधान अमल करने वाले वो लोग अगर नेकी, नीति, ईमानदारी, इज्जतदारी वाले अगर है, तो संविधान सही मायने में हमारे और आपके लिए, बहुजनों के लिए वो कल्याणकारी हो सकता है। पर संविधान अमल करने वाले लोग अपने मन के अंदर, दिल के अंदर खोट रखने वाले अगर है, तो संविधान कितना भी अच्छा वो अच्छा नहीं करके बोलने का मौका और मजबूरी हो जाती है। मैं समझता हूँ कि संविधान के ऊपर मैं तो उतने मेरे बयान नहीं पेश करूँगा, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि हम जिस मोहल्ले में, जिस एरिया में, जिस गली में, जिस कुचड़ी में, जिस परिसर में रहते हैं, उस परिसर की वर्तमान की हालत अगर देखते हैं, तो संविधान की ओर से जो मिले हुए हमें राइट टू एजुकेशन मिला हुआ, राइट टू एजुकेशन के साथ में राइट टू लिव, राइट टू एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह, ये जितने भी अधिकार मिले, उस अधिकारों का हनन जरूर हो रहा है। इस बात को हमें और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसी का परिणाम करके मैं जिस एरिया में या नागपुर जिले के कई गांव, खेड़े, देहात, कस्बे से संबंध रखने के साथ में हम जब निरीक्षण, परीक्षण और मूल्यांकन करते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ के तमाम बस्तियों में, खास कर बहुजन समाज जहाँ रहते हैं, वो कहीं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो, या कहीं स्लम एरिया में रहने वाला हो, या ग्राम खेड़े में विलेज एरिया में रहने वाला हो, उनके साथ में कितनी बदतमीजी, कितनी बदसलूकी होती है, चाहे वो शारीरिक स्वरूप में रहे, शारीरिक क्षेत्र में रहे, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र में रहे, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में रहे, जिसको स्वास्थ्य बोलते हैं। स्वास्थ्य भी ढला हुआ नजर आ रहा है, शिक्षा भी प्राइवेटाइजेशन के चलते ढली हुई नजर आ रही है, और साथ में अन्य क्षेत्रों में भी हम चाहते हैं कि देखते हैं तो इसका कोई
अच्छा खासा परिणाम हुआ करके ये नहीं कह सकते हैं। मैं समझता हूँ इसी तमाम समस्याओं के ऊपर में अगर कोई इलाज करना है, अगर कोई सॉल्यूशन निकलना है, तो संविधान ही हमारे लिए एक अच्छा खासा सोर्स है, अच्छा खासा माध्यम है। उस संविधान के माध्यम से हम संविधान में दी हुई प्रोविजन, संविधान में दी हुई अलग अलग किस्म की व्यवस्था है, उसको हाथ में अगर लेते, उसको सही मायने में हम नागरिक के बतौर अगर स्पष्ट रूप से अमल में लाने के लिए हम अपनी ओर से अगर कोशिश करते हैं, तो नागरिकों के जो अधिकार मिले हैं उस अधिकार के माताहत ही हम संविधान को अमल कर सकते हैं। यही आज के इस पर्व पर मेरे बयान के स्वरूप में यहाँ प्रस्तुत करता हूँ और मेरी वाणी को यहीं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय एडवोकेट भीमराव जी शेंडे साहब। और इस पश्चात बीआरएसपी के ज्येष्ठ नेता, ओबीसी मोर्चा के विदर्भ पदाधिकारी सम्मानीय शांताराम जी जड़ते साहब, इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वे अपने यहाँ पर प्रस्तुति करें, अपने विचार यहाँ पर इस मंच पर रखें। सन्मान्य शांताराम जी जड़ते। आज कार्यक्रमाला येता येता मला मोठ्या संकटांना आडवं यावं लागलं. 12 नवरदेव आडवे झाले. आता 12 नवरदेव आडव्यांसोबत याचा कार्यक्रम म्हणजे मेट्रोचं बांधकाम, त्याच्यामुळे मला यायला वेळ लागला. तसं तर आज आपले आदरणीय माने साहेब आपल्याला बरेच काही सांगणार आहे, म्हणून त्यांचा वेळ कमी होऊ नये म्हणून आपण काही जास्त बोलणार नाही आहे. अगोदरच आमच्या रंगारी सरांनी सांगितलं की मला जास्त काही बडबड करायची नाही. आता जळतेचं माझं आडनाव सगळ्यांना माहीत आहे, सगळं BRSPच्या कार्यकर्त्यांना, आणि जळल्याशिवाय फुटाने फुटत नाही. आणि आज कुठेतरी फुटाने गडणले, नाहीतर मला संधी नसती मिळाली ना. तर आणि एक या अनुषंगाने सर्व कार्यकर्त्यांनी एक थोडीशी गोष्ट लक्षात घ्यावी. गावच्या पाटलाची बैलगाडी जात असते, बैल खिचत असतात आणि त्यांच्या मागून त्याचं कुत्रं धावत असते. आणि काही कालांतराने काय वाटतं की ही बैलबंडी कुत्रंच ओढत आहे, म्हणून ते बंडीच्या खालून चालायला लागते. आणि त्या कुत्र्याला वाटतं की बैलबंडी मी ओढून राहिलो. काही वेळाने बैलबंडी थांबली पाहिजे म्हणून कुत्रा खाली बसून जातो, बंडी तशीच निघून जाते आणि तो कुत्रा उघड्यावर पडतो. म्हणून जे कार्यकर्ते टाईमपास करत असतील त्यांनी ही गोष्ट लक्षात घ्यावी. किती झालं तरी फुलेशा बाबासाहेबांचं मिशन, कांशीरामजीचं मिशन माने साहेबांनी हातात घेतलं. कोणीही कार्यकर्त्यांनी निगेटिव्ह भूमिका घेतली तरी माने साहेबांचं मिशन, आपलं मिशन थांबणार नाही, असे कर्मचारी आपण तयार केलेले आहेत. पाटील सरांचा मला मेसेज आला की तुम्हाला ग्रामीण भागातील शिक्षणाविषयी बोलायचं आहे. तत्पूर्वी एक गोष्ट मी सांगतो की या कार्यक्रमाचा मी प्रचार बरोबर करू शकलो नाही, कारण की मला ओढ लागली होती महाबोधी विहाराला जाण्याची. मी तिथे भेट देऊन आलो. भर वादळामध्ये तिथल्या जे काही बुद्धाची जी मूर्ती पडत होती तिला सांभाळण्याचं काम आम्ही केलं. आणि तिथून आणि त्या विहाराचं काय होणार, आणि आपण आपला संकल्प केलेला आहे की आपल्याला त्या लढ्यामध्ये आपल्याला सहभागी व्हायचं आहे. नंतर ग्रामीण भागातील समस्यांविषयी बोलायचं आहे. आता बुद्धगयातली एक गोष्ट सांगतो साहेब. आपल्या एक मला बोर्ड दिसला, भारतीय रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी आठवले गट, आणि त्याच्याजवळ चित्र होतं. त्याच्या साईडला एक फोटो होता बाबासाहेबाचा आणि दुसरा फोटो होता मोदीचा. याला आम्ही खरंच RPIवाला म्हणायचं का? अरे तुकडे किती झाले, होऊ द्या ना. या तुकड्यांसाठी एकच बोलतो, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे है, भीड़ है कयामत की फिर भी हम अकेले है. हा कारवा आम्ही एकतेने पुढे नेणार आहोत. ओबीसी समाजापर्यंत हे मिशन पोहोचवणं खूप जरुरी आहे. परंतु ओबीसी आज कोमामध्ये असल्यासारखं आहे, ICUमध्ये असल्यासारखं आहे. अजूनही तेवढं ओबीसी इकडे वळत नाही. इथे जर म्हटलं तर कदाचित मीच फक्त एकटा ओबीसी असेल.
आणि याची आम्हाला थोडीशी खंतही वाटते की आम्ही OBC-पर्यंत तेवढं पोहोचू शकत नाही. याच्यासाठी आपल्याला माझ्यासारख्याला तरी पूर्णपणे झोकून द्यावं लागेल या मिशनमध्ये. ग्रामीण भागातील समस्या अनेक आहेत. माझा संबंध ग्रामीण भागाशी आलेला आहे. ह्या ज्या काही अनेक प्रकारचे पॉवर प्लॅन्ट आपल्या विदर्भामध्ये आले आणि त्या पॉवर प्लॅन्टमुळं जी सुपीक जमीन होती ती राखेचं ढिगारं झालेली आहे. म्हणून आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या अनेक आहे. आजही जे दूध 70-80 रुपये लिटर खपते ते शेतकऱ्याकडून 30 रुपये लिटरने घेतलं जाते. म्हणून आणि त्याच्यामुळे त्याची प्रगती होत नाही. आमच्या मोहदा भागामध्ये पॉवर प्लॅन्ट आहे, सिमेंट प्लॅन्ट आहे. त्याच्यामुळे जी सुपीक जमीन होती त्याच्यामुळे पूर्ण ते राख त्याच्या पिकावरती पसरत त्याला पिकच होत नाही. परत ग्रामीण भागामध्ये लैंगिक अत्याचार, अन्याय मोठ्या प्रमाणात होत आहे. शिक्षण किंवा संविधान अजूनपर्यंत तिथपर्यंत पोहोचलेलं नाही. थोडक्यात जर ग्रामीण भागाच्या समस्या म्हटलं तर काट्याच्या अणीवर वसले 3 गावं, 2 वसले एकची वसेना, अशा प्रकारची कंडिशन या ग्रामीण भागाची आहे. म्हणून आपल्याला ग्रामीण भागामध्ये बरंचसं लक्ष देणं आवश्यक आहे. आणि परत एकदा सर्वांना मी शुभेच्छा देतो आणि ते थांबतो. जय भीम, जय भारत. खूप खूप धन्यवाद. काटोलवरनं डॉक्टर सुनील नगरे साहेब आले. त्यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर आपले स्थान ग्रहण करावे. आणि त्यानंतर मी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या विदर्भ संयोजिका सन्माननीय विश्रांतीताई झांबरे यांना विनंती करेल की त्यांनी आजच्या सभेला मार्गदर्शन करावं. आज आम्ही या ठिकाणी संविधानाचा अमृत महोत्सव आयोजित केलेला आहे. 14 एप्रिलपासून आजपर्यंत अनेक रॅल्या आणि कार्यक्रम आयोजित केले गेले. कार्यक्रमाला गर्दी खूप होती, पण ज्या बाबासाहेबाला आपल्या संपूर्ण आयुष्यामध्ये एक दिवस मनोरंजनासाठी काढता आला नाही, त्या बाबासाहेबाच्या जयंती आपण कशी साजरी करतो? तर नाचून गाणं म्हणून. बाबासाहेबाची जयंती अशी साजरी करायची असते का? आणि बघा, ज्या RSS वाल्यांनी या ठिकाणी नागपूरच्या RSS वाल्यांनी सांगितलं, काय सांगितलं की आम्ही मनुस्मृती एज्युकेशनमध्ये सामील करू. त्यांच्यासोबत काँग्रेसवाल्यांसोबत आपला बहुजन समाज नाचतो आहे, गातो आहे. कुठे आहेत बाबासाहेब? आणि आम्ही संविधानाची रक्षा कशी करणार आहोत? नाचून करणार आहोत, आनंद बनवून करणार आहोत. अरे कत्तल की रात है. आणि आपण आनंदाने गातो आहे, नाचतो आहे, पण आपल्या शिक्षणाचा अधिकार संपला. या नागपूर शहरामध्ये मुख्यमंत्री होता, उपमुख्यमंत्री आहे. या नागपूर शहरामध्ये खाजगी शाळा तर खूप आहे, ज्याची फी लाखो रुपये आहे. पण या देशातल्या दलितांसाठी, झोपडपट्टीवासींसाठी, गोरगरिबांसाठी सरकारने किती शाळा काढल्या याचं उत्तर आहे का तुमच्याकडे? या देशात मुख्यमंत्री म्हणून मोठमोठे नेते आहेत, तरी देखील या नागपूर शहरामध्ये सामान्यांच्या शिक्षणाची सोय नाही. सामान्य माणूस शिक्षणापासून वंचित आहे. 14 वर्षापर्यंत शिक्षणाचा कायदा केला. जर का तुम्ही कायदा केला असेल तर तुम्ही त्याला शाळा उपलब्ध करून दिली पाहिजे, पण तुम्ही शाळा उपलब्ध करून दिली नाही. 25% रिझर्वेशन म्हटलं आणि 6 महिन्यापर्यंत लिस्टच नाही लावली. आणि ज्या शाळा उपलब्ध होत्या त्या शाळा सुद्धा खाजगी शाळांना, खाजगी संस्थांना देण्यात आल्या. पण या नागपूर शहरामध्ये शाळेची शिक्षणाची व्यवस्था, बहुजनांच्या शिक्षणाची व्यवस्था केल्या गेली नाही. मी म्हणेन 1500 शाळा बंद करून या देशामध्ये बहुजनांचं शिक्षण बंद केलं गेलं. आणि आज आपण नागपूर शहरामध्ये खूप रोड बनत आहेत. काय पाहतो आपण? तर या नागपूर शहरामध्ये 15-15 वर्षाचे मुलं आणि मुली, बाया कामाला आहेत. मग कुठे आहे तुमचं शिक्षण?
जर का तुमच्याजवळ शिक्षणच नसेल तर नोकऱ्याचा काय प्रश्न आहे? बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं मिनिमम वेजेस, पण या खाजगी लोक नाही, तर या नागपूर शहरातल्या संस्था कामगारांना, मजुरांना 9 न 10 हजार रुपये मजुरी देतात. महिन्याची मजुरी 9-10 हजार रुपये आहे आणि मजुरी 9-10 हजार रुपये आहे आणि कामाचे तास 8 वरून 12 तास केल्या गेलेले आहे. हे शोषणाविरुद्धचा अधिकार कुठे आहे तुमचा? म्हणजे या नागपूर शहरामध्ये मुख्यमंत्री असून शोषण सुरू आहे. दररोज पेपर उघडा, दररोज 2-4 खून झाल्याशिवाय राहत नाही. कुठे आहे तुमची कायदा आणि सुव्यवस्था? आपल्याला सगळ्यांना जाती, धर्म, वंशानुसार अधिकार आहे, पण या देशामध्ये सरकारच या ठिकाणी दंगली घडवून आणत आहे. तुम्ही बघितलं असेल नागपूरमध्ये काही कारण तर कुठे औरंगजेब आणि कुठे नागपूर, इथे काही निदर्शनं करायची आणि जोपर्यंत मुस्लिम समाज चिडत नाही तोपर्यंत नारे लावायची गरज काही होती का? त्यांच्यावर गुन्हे नाही लागले, पण ज्याचं FIR मध्ये नाव पण नाही त्याचं घर बुलडोझरने उडवून टाकण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याने झापऱ्यात क्षमा मागितली, माफी मागितली, पण त्याचं घर बनवून दिलं का? ज्यांनी खरं हे केलं, दंगल घडवून आणली, त्यांना 1 दिवसात जामीन, आणि ज्यांनी त्याचा विरोध केला त्यांना जामीनच नाही मिळाला. अशा तऱ्हेनं नागपूरमध्ये भयानकता सुरू आहे, भयानक आतंकवाद सुरू आहे. बेरोजगारी, महागाई, वीज महामंडळाची वीज, साऱ्या नागपुरातली वीज साऱ्या देशामध्ये सगळ्यात महाग आहे. आणि आपल्याला काय देतं तर सगळ्यात 10 वेळा लाईट जाते की नाही लाईट? तर अशा तऱ्हेनं आपल्या साऱ्या अधिकाराचं हनन या ठिकाणी होत आहे. आणि म्हणून आपल्याला आपलं संविधान वाचवायचं असेल, या अमृत महोत्सवाच्या वर्षी आपल्याला आपलं संविधान वाचवायचं असेल तर आपण वैचारिक कार्यक्रम केल्याशिवाय ते वाचणार नाही. मी सारे नागपूर शहरभर पाहिलं, पण नागपूर शहरभर मोठमोठे नेते पाहिले, पण सगळ्याच्या ठिकाणी नाचाचे, गाण्याचे आणि रॅलीचेच कार्यक्रम होते. कुठेही सभेचा कार्यक्रम झालेला नाही. आणि बाबासाहेबाचे विचार लोकांपर्यंत पोहोचू नये यासाठी ही व्यवस्था केल्या गेली आणि त्याला आपण बळी पडत आहोत. बाबासाहेबांचं स्मारक होऊ दिलं नाही, विकून टाकलं. उत्तर नागपूरची पण बाबासाहेबांची जागा होती ती पण विकून टाकली. तरी देखील आम्ही गप्प आहोत. आम्ही किती वेळ गप्प राहणार आहोत? आणि आमचं कत्ल पण झालं तरी आम्ही गप्प राहत असणार. तर याला आंबेडकरी चळवळ म्हणत नाही. आपण आंबेडकरी समाजाचे, बाबासाहेबांचे हे नाही, काय म्हणतात त्याला, चेले नाही असं मी म्हणेन. आणि म्हणून या ठिकाणी मी आपलं एवढं संपवते. आणि सर्वांनी आंबेडकरी चळवळीत काम करावं. काँग्रेस आणि BJP आपला उद्धार करणार नाही आणि त्यासाठी सगळ्यांनी काम करावं. एवढं बोलून माझा 2 शब्द संपवते. जय भीम, जय फुले, जय भारत. संविधान अधिकारविषयी ॲडव्होकेट सुरेश माने सरांनी हा विचार या कार्यक्रमांतर्गत इथे मांडत आहेत. आणि यानंतर या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी सन्माननीय डॉक्टर गौतमजी जे सर्व उत्तर प्रदेशवरून आलेले आहेत, मी त्यांना सन्मानपूर्वक विनंती करेल की त्यांनी आजच्या या सभेला संबोधित करावं. सम्मानीय भाइयों, हमने माने साहब से रिक्वेस्ट किया कि माने साहब आपके उस प्रोग्राम में हम भी आना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात है. जिस भूमि पर आप बैठे हैं ये भूमि कोई छोटी मोटी भूमि नहीं है. और आप जो बैठे हैं, आपका जो कार्यक्रम है, आप माने या ना माने, लेकिन ये कारवां विश्व स्तरीय कारवां है. यहाँ पर हमारे विश्व मानवता के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर कई परिवर्तन की दिशा दी है.
चाहे वो परिवर्तन राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो और चाहे सामाजिक हो, उस कारवां की दिशा बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ से शुरू की है। तो ये पावन भूमि के जो महापुरुष हैं परम पूज्य बाबा साहब, हालांकि पूरा महाराष्ट्र ये महापुरुषों की भूमि रहा है, तो मेरा निवेदन ये था कि इसको आप छोटा मोटा कारवां नहीं समझें और आप आए हैं ये बहुत बड़ा काम करने, विश्व स्तर काम करने आए। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, कोई प्रशंसा नहीं कर रहा। कैसे है आपके बारे में, आप जो इकट्ठे हुए उन्होंने, बाबा साहब ने आपके बारे में कहा था, क्या कहा था कि धन्य है वे लोग, कौन लोग, आप लोग, धन्य है वे लोग, गौरवशाली है वे लोग, आप लोग गौरवशाली हैं, धन्य है वे लोग, गौरवशाली है वे लोग जो हृदय विदारक अपमान हो। आपका इस कारवां को बढ़ाने में अपमान हो सकता है, कोई परेशानी आ सकती है, तो धन्य है वे लोग, गौरवशाली है वे लोग, धन्य है वे लोग, गौरवशाली है वे लोग जो हृदय विदारक अपमान हो और गंभीर संकटों के होते हुए भी जब तक संघर्षरत हैं, जब तक पद दलित लोग अपने मानवीय अधिकारों को प्राप्त नहीं कर लेते। तो सम्मानित भाइयों, आप ऐसा कारवां महापुरुषों का कारवां बढ़ा रहे हैं जिसमें आपके बाबा साहब, आपके और हम सबके महापुरुषों ने आपका बताया है कितना बड़ा गौरव का काम कर रहे हैं। तो ये गौरव आपको पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। आप दोबारा मेरा निवेदन मान लें कि आप ये कारवां चला रहे हैं इस भूमि पर, तो ये विश्व स्तरीय कारवां है। क्योंकि बाबा साहब ने जब ये धम्म दीक्षा ली थी तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा मकसद यहाँ करने का ये नहीं है कि किसी को मैं विरोध कर रहा हूँ। ये नागवंशियों की राजधानी रहा है, यहाँ पर शुरू से बहुत बड़ी भूमि रही है और जिस पर आप ये कारवां कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर आकर के बहुत गौरव हो और मैं आप सबको, विशेषकर माने साहब को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर बुलाने का और अपनी बात रखने का मौका दिया है। तो सम्मानित भाइयों, जब तक आप इस कारवां का महत्व नहीं समझेंगे तब आपको अपनी महत्व नहीं पता होगा कि आप जो कारवां कर रहे हैं वो विश्व स्तर कारवां है। जो भी कारवां शुरू किया बाबा साहब ने वो विश्व स्तर कारवां था। तो दूसरी बात, अगली बात यह है कि मैं एक बात माने साहब के बारे में कह देना चाहता हूं। सम्मानित भाइयों, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे दूसरा कोई प्रांत हो, आप आईपीएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन एक बेहतर नेतृत्व मिलना बहुत कठिन काम है। उस समय बाबा साहब भले ही मुख्यमंत्री बन पाए थे और कोई मंत्री बन पाए थे, लेकिन जो नेतृत्व दे गए हैं उससे आज बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े परिवर्तन देश में आ गया है। तो आपको, माने साहब को मैंने बहुत अच्छी तरह समझा है। आपको इतने विद्वान, इतने करुणामयी और इतना अच्छा नेतृत्व नहीं मिलेगा। ये बाबा साहब के सिपाही हैं आप, और माने साहब धम्म के सिपाही हैं, करुणामयी हैं। तो जितना जल्दी आप उनके विद्वानी का, आप उनके करुणामयी का लाभ उठाएंगे, जितनी जल्दी आपको आगे बढ़ाएंगे, तो आप विश्वास मानना, महाराष्ट्र ही नहीं देश में ये कारवां बहुत आगे बढ़ेगा। ये विशेष आग्रह मैं आपसे करने आया हूं। और हमने माने साहब को कह दिया है, माने साहब जब भी हमें कोई सेवा का अवसर देंगे, सेवा का अवसर देंगे, तो मैं डॉक्टर गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक धरती मानवतावादी पार्टी, जिस पार्टी का काम है मानवता और विज्ञान की रक्षा करना और विकास करना, जो हमारे महापुरुषों का कारवां था, तथागत धम्म में क्या है, धम्म में मानवता और विज्ञान है, तो उसको ठीक से रक्षा करना, रक्षा न होने के कारण आज धम्म पीछे चला गया है। और रक्षा के लिए और विकास के लिए भी बधाई है। तो वही काम माने साहब कर रहे हैं, इसलिए हमने निवेदन कर दिया है कि माने साहब जब जब आप हमें सेवा का अवसर देंगे, हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। आप नबी बुलाएंगे, हमें सम्मान की जरूरत नहीं है कि बाबा साहब ने कहा है कि भाई इसमें आपका अपमान हो सकता है, मेरा कारवां मानवतावादी कारवां ऐसा है, बाबा साहब ने बहुत अपमान झेले, तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे दोबारा निवेदन करता हूं कि आप ऐसे अवसर पर, मेरा एक निवेदन माने, संकल्प लें कि हमें इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए, और सम्मानीय डॉक्टर एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब को पूरा सहयोग देना है। इसमें मैं ज़्यादा आज पहली दूसरी बार आया हूँ इसमें, ये इसलिए कह रहा हूँ कि इतना अच्छा नेतृत्व, इतने अच्छे करुणामयी और विद्वान, जो विद्वानी में कोई कमी नहीं है, और इनका लाभ हम भी ले रहे हैं। अभी जो संगठन है जिसका नाम बीबीए कहते हैं, पूरा ले रहे हैं। तो आप इनको बहुत बड़ा जितना समझेंगे उतना ही काम हमारा आगे बढ़ेगा।
दूसरी बात है, एक जो 2 मिनट और लेंगे हम, ओबीसी है, ओबीसी। तो ओबीसी की 75 साल हो गए, जनसंख्या लगभग 75 करोड़ भारत के अंदर है, इनकी अभी तक गिनती नहीं हो पाई है। इन कितनी जनसंख्या है, कितना अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए बीबीए भी काम कर रहा है और धरती मानवतावादी पार्टी भी काम कर रही है और ये माने साहब भी काम कर रहे हैं। तो ये काम केवल यही संगठन आगे कर पाएगा। इसके अलावा एक निवेदन आपसे और कर देना चाहता हूं। आज जो है गया पर वो बुद्ध विहार की, वो जो महाबोधि विहार की जो है मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, तो वो असल में उसमें परेशानियां बहुत लंबा चल रहा है। उसमें दिक्कत यह है कि आज तक बुद्धिस्टों का पर्सनल लॉ नहीं बना है। मैं ऑथेंटिक बात बोल रहा हूं, मैं संविधान की बात बोल रहा हूं, नियम की बात कर रहा हूं। और जब तक अपना बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ नहीं बनेगा तब तक अपने को वैधानिक अधिकार नहीं मिलेंगे। अभी भारत में करीब 4 वो है पर्सनल लॉ है, हिंदुओं का है, मुस्लिमों का है, ईसाइयों का और लोगों का है। बाकी किसी भी बुद्धिस्टों का नहीं है, आपके सिखों का नहीं है, जैनों का और लोगों का नहीं है। जबकि बुद्धिस्ट का कारवा आगे चल रहा है, धर्म का आगे चल रहा है। तो अभी इस बारे में काम चल रहा है कि जल्दी से जल्दी सरकार से ये बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ लागू करवाया जाए, इसके लिए काम चल रहा है। तो वो समस्या हल तभी होगी। अभी हम सब लोग हिंदुओं में आते हैं, अभी हमारे मालिक हिंदू हैं, मैं ये नियम की बात बता रहा हूं आपको। तो इस सब कारवा को लेकर के आप चलेंगे तो मैं समझता हूं आप पूरे महाराष्ट्र में नहीं, नागपुर में नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में आपका जो है मानवतावादी कारवा, हमारे महापुरुषों का आगे बढ़ेगा। इसी बात के साथ मैं सबको दोबारा सम्माननीय डॉक्टर सुरेश माने साहब को, सम्मानित मंच को, सभी आयोजकों को और सभी पधारे हुए सम्माननीय भाइयों बहनों को मैं दोबारा उनको नमो बुद्धाय, जय भीम, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। 11 अप्रैल को महात्मा फुले की जयंती थी, बड़े पैमाने पे आजकल होने लगी है। और फुले के लिए एक बनाया गया चित्रपट, सिनेमा 11 अप्रैल को ही रिलीज होने वाला था। महाराष्ट्र में सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड के लोग सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। इसको अगर हम अलग ढंग से कहें तो सरकार की कठपुतलियां होती है। उन्होंने फुले के सिनेमा को रोक के रखा, उसका प्रदर्शन रोक के रखा। क्यों रोक के रखा? कि कुछ चंद लोगों ने, ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने उस सिनेमा का विरोध किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या महाराष्ट्र का उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं दे सकता, क्या उसकी भरपाई फुले शाह अंबेडकर का महाराष्ट्र करेगा? और फुले का चित्रपट रुकेगा और चंद लोगों का धरना प्रदर्शन किसी पुणे के जगह में होता है तो महात्मा फुले का चित्रपट रुक जाता है। और महाराष्ट्र में महात्मा फुले, ओबीसी को मानने वाले लोग चुपचाप है। सरकार में बैठे हुए छगन भुजबल जैसे लोग चुपचाप है। गोपीनाथ मुंडे की लड़की मंत्री है। अब मुंडे को तो अपने गुंडाई से निपटना मुश्किल हो रहा है, वो बेचारे फुले की लड़ाई क्या लड़ेंगे? वो चुपचाप है। बीजेपी में ओबीसी की नेता की भरमार है। बीजेपी के अध्यक्ष भी ओबीसी परिवार से आते हैं, लेकिन उनको फुले से क्या लेना देना? कोई इक्का दुक्का अगर मामा देशमुख छोड़ दे तो तमाम सारे ओबीसी राम भक्त बन चुके हैं, उनको फुले से क्या लेना देना? कसूर उनका नहीं है, कसूर उनके लिए बनाया गया माहौल का।
कसूर ओबीसी लोगों का नहीं है, कसूर उन सरकारों का है जो सरकारें ओबीसी को लगातार उनका एक बोझ ढोने वाला समाज करके इस्तेमाल करती है। वो सरकारें असलियत में गुनहगार है। विदर्भ में ही वर्धा है और वर्धा से 2-3 बार एक सांसद रहे तेली समाज के साथी। ओबीसी समुदाय का एक हिस्सा है तेली समाज। विदर्भ में तेली समाज की आबादी बड़े पैमाने पे है और तेली समाज बीजेपी का भी बड़ा समर्थक है। उसी समाज के एक पूर्व सांसद और बीजेपी के नेता को तड़स को वर्धा जिले के एक मंदिर में अंदर जाने से रोका। क्या विदर्भ का ओबीसी, विदर्भ का ओबीसी में उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। जिसको मंदिर में जाने से रोका वो बीजेपी का नेता। क्या बीजेपी उसके लिए कोई दुख प्रकट करती है? क्या उसके लिए कोई खेद प्रकट करती है? क्या बीजेपी को इसके बारे में बुरा लगता है? बिल्कुल नहीं। पुणे में भी इसके पहले एक ओबीसी समुदाय के नेता का अपमान हुआ था। छगन भुजबल से लेकर पंकजा मुंडे तक कोई किसी की आवाज नहीं आई। बावन कुलेजी से लेकर और किसी तक, वडेट्टीवार तक किसी की आवाज नहीं आई। तात्पर्य यह है कि 11 अप्रैल को महात्मा फुले के जयंती के मौके पर देवेंद्र फडणवीस, जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, नागपुर के सुपुत्र हैं, ना नागपुर में दंगा रोक सके, ना चंद ब्राह्मणों का विरोध वो रोक सके। ऐसे नाकाब मुख्यमंत्री अगर महाराष्ट्र के धरती पर रहेंगे तो ये फुले शाह अंबेडकर का महाराष्ट्र नहीं रहेगा। कम से कम नागपुर में बुद्ध विहार चलाने वाले लोग और बुद्ध विहार चलाने के लिए भाजपा की मदद लेने वाले लोग कम से कम इस इशारों को तो समझे, इस आगामी खतरे को तो समझे। और घर में सोए पड़े अंबेडकरवादी लोग जो विदर्भ में जिनकी आबादी बड़ी भारी तादाद में पढ़ाई लिखाई में आगे है, सरकारी नौकरियों में आगे है, बाबा साहब फूले के मेहरबानी के ऊपर आरक्षण के लाभार्थी हैं, लेकिन कर्ज चुकाने में अब पीछे रहने लगे। फुले शाह अंबेडकर का कर्ज चुकाने में अब वापस पीछे रहने लगे। क्या ये विदर्भ के लोगों को, क्या ये नागपुर के प्रबुद्ध लोगों को शोभा देता है? इसका भी जरूर उन लोगों ने विचार करने की जरूरत है। समय किसी के लिए रुकता नहीं। आप नहीं करोगे, समय गवाओगे, समय आपके लिए रुकेगा नहीं, आपको दोबारा मौका देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। थोड़ा गंभीर होने की जरूरत है। और यही बात 11 अप्रैल की है, 14 अप्रैल की है। 14 अप्रैल देश भर जयंती है, देश के बाहर है। अंबेडकरवादी बस्तियों के लड़कों के लिए बहुत से लोगों ने अपने अपने इलाकों में होटल खोल के रखे हैं। यंग लड़के बीजेपी का काम करे, मनसे का काम करे, शिवसेना का काम करे और शाम को होटल में जाकर जो चाहे एंजॉय करे। क्या ये दिखाई नहीं देता? क्या इसमें समझ में नहीं आता? बाबा साहब की जयंती तो देश में संख्या के हिसाब से बढ़ रही है,
लेकिन बाबा साहब का संघर्ष क्या बढ़ रहा है, बाबा साहब का आंदोलन क्या बढ़ रहा है। और जब आंदोलन और संघर्ष की बात आती है तो एक तरफ जयंती बढ़ती है, जयंती मनाने वाले लोगों की बढ़ोतरी है, लेकिन आंदोलन और संघर्ष में पिछड़ापन नजर आता है, बैकवर्डनेस नजर आता है। तो क्या बाबा साहब का संघर्ष सिर्फ जयंती तक है, 6 दिसंबर तक है? क्या इसके ऊपर बाबा साहब को मानने वाले लोग, खास करके बुद्धिस्ट लोग, क्या गंभीरता से विचार नहीं करेंगे? आप ओबीसी से उम्मीद मत रखिए, आपसे तो उम्मीद रख सकते हैं ना। अगर आप भी बाबा साहब के डायरेक्ट लाभार्थी होने के बाद भी अगर इसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो आने वाले दिन कैसे होंगे, सरकारों की नीतियां कैसी होगी, इसका थोड़ा अंदाजा तो लगा लो। और जब अंदाजा लगाते हो तो जिस भारत के संविधान को 75 साल पूरे हुए, क्या नजारा है देश का, क्या नजारा है संविधान के इंप्लीमेंटेशन का। संविधान को 75 साल हुए, सरकार से लेकर सारे लोग अमृत महोत्सवी साल मनाने में लगे हैं। मनाना चाहिए, क्योंकि संविधानकर्ताओं की दूरदृष्टि का परिणाम है कि 75 साल भारत की विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी इस संविधान के कारण भारत एक इकट्ठा मजबूत राष्ट्र आज दुनिया के सामने खड़ा है। यह राजनेताओं की कोई उपलब्धि नहीं है, यह संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि, खास करके बाबा साहब की दूरदृष्टि और संविधान की दूरदृष्टि का परिणाम है, यह राजनीतिकारों के दूरदृष्टि का परिणाम नहीं है। भारत के संविधान ने इस देश को सिर्फ एक सरकार चलाने का दस्तावेज नहीं दिया है, एक भारत देश को नई संस्कृति प्रदान की है, एक संवैधानिक कल्चर दी है। क्या उस संवैधानिक कल्चर का इस देश में पूरे अमल हो रहा है? ही समाज रूपी आई तुला माफ करणार नाही। अरे तुझ्याचसाठी झिजला, अरे तुझ्याचसाठी झिजला बाबा भीमराव ठाई ठाई, बाबा भीमराव ठाई ठाई, बाबा भीमराव ठाई ठाई, बाबा भीमराव ठाई ठाई। अरे मोटर गाडीनं जातो एरोप्लेन न, अरे मोटर गाडीनं जातो एरोप्लेन न कसा, कोणामुळं रे? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळं। आणि म्हणून आज बाबासाहेबांच्या पुण्याईनं माझी मुलगी संगीतमध्ये एम ए झाली, संगीत विशारद संगीत एम ए, माझा मुलगाही संगीतमध्ये एम ए झाला आणि पुण्याला MIT कॉलेजला माझी मुलगी लेक्चरर आहे। कोणामुळं? ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळं। आणि म्हणून मोटर गाडीनं, अरे जातो एरोप्लेननं, जातो विमानानं, अरे जरी झाला या कलेक्टर, ए दादा जरी झाला या कलेक्टर, तू घरात आजूबाजूला राहत, लपून राहत, पण कार्यक्रमात येत नाही, तुझ्यावर बाबासाहेबांचे उपकार नाही। आणि म्हणून अरे तुझा बाप आहे आंबेडकर, 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 तुझा बाप आहे आंबेडकर। अरे जीवलावणी उपवाशी राहुनी, जीवलावणी उपवाशी राहुनी तुला नेणारा उंचीवर, ए दादा जीवलावणी एक पाव तुकडा खाऊनी किती सोसल्याचं बाबांनी झळ, आणि तुझा बापू आहे आंबेडकर, तुझा बापू आहे आंबेडकर, तुझा बापू आहे आंबेडकर,
तुझा बाप आहे आंबेडकर, तुझा बाप आहे आंबेडकर, तुझा बाप आहे आंबेडकर, तुझा बाप आहे आंबेडकर, तुझा बाप आहे आंबेडकर, तुझा बाप आहे आंबेडकर, तुझा बाप आहे आंबेडकर, तुझा बाप आहे आंबेडकर, तुझा बाप आहे आंबेडकर, तुझा बाप आहे आंबेडकर, तुझा बाप आहे आंबेडकर. ज्यांच्यामुळे समतेचा सुगंध दरवळे, ज्यांच्यामुळे समतेचा सुगंध दरवळे, धन्य ज्योतिबा फुले, धन्य सावित्री फुले, धन्य ज्योतिबा फुले, धन्य सावित्री फुले, धन्य ज्योतिबा फुले, धन्य सावित्री फुले, धन्य ज्योतिबा फुले, धन्य सावित्री फुले. चातुर्वर्ण्य विषमता मातीत गाडली, मातीत गाडली, अज्ञानाला ज्ञानाची शिदोरी ती वाढली, शिदोरी ती वाढली, शिदोरी ती वाढली, जातीवाद्यांची धिंड ती काढली, धिंड ती काढली, हो धिंड ती काढली. अस्पृश्यांना हौदस्वता केले हो खुले, धन्य ज्योतिबा फुले, धन्य सावित्री फुले, धन्य ज्योतिबा फुले, धन्य सावित्री फुले, धन्य ज्योतिबा फुले, धन्य सावित्री फुले. भीमाने घालविली रूढी विषमतावादी, मानव हे कोटी कोटी बनविले समतावादी, जाने या मानवाला दिधली आहे आझादी, त्या बुद्ध भीमाला करतो प्रणाम आधी. त्या परिवर्तनवादी महापुरुषांना करतो प्रणाम आधी. ऐका, साऱ्या जगावर ज्याची छापव, साऱ्या जगावर, साऱ्या जगावर ज्याची छापव, हो भीम माया बापाचा बापव, बापव भीम माया बापाचा बापव, बापव बापाचा बापो, भीम माया बापाचा बापो, भीम माया बापाचा बापो. भीम माया बापाचा बापव, भीम माया बापाचा बापो, भीम माया बापाचा बापो. संकटात नाही कुणी देव इथे धावला,
संकटात नाही कोणी देव इथे धावला, संकटात नाही कोणी देव इथे धावला. मायची आन भीम आमच्या, मायची शपथ, मायची आन भीम आमच्या नवसाले पावला, मायची आन भीम आमच्या नवसाले पावला, मायची आन भीम आमच्या नवसाले पावला. दुनिया के बहुतों को, दुनिया के बहुतों को अधिकार चाहिए, हमको महाबोधि विहार 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 चाहिए. दुनिया के लोगों रे दुनिया के बहुतों को अधिकार चाहिए, दुनिया के बहुतों को अधिकार चाहिए. हमारा सम्राट अशोक ने बनवाया हुआ 2500 साल पहले वाला बौद्ध विहार इन पंडों ने हड़प लिया है, तो इसलिए हमको महाबोधि विहार चाहिए, हमको महाबोधि विहार चाहिए, हमको महाबोधि विहार चाहिए, हमको महाबोधि विहार चाहिए. चांदण्याची छाया कापराची काया, चांदण्याची छाया कापराची काया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया. सोचितला सारा देत होता सारा, सोचितला सारा देत होता सारा. अंतला सारा. पक्ष्यांमध्ये आवाज जात नाही म्हणतात, बाहेर आवाज येत नाही, ते पाहून आलेत, नाही ते पाहून आलेत. सोचितला सारा देत होता सारा, सोचितला सारा देत होता सारा. आईचा उबारा देत होता सारा, आईचा उबारा देत होता सारा. भीमाई परी चिल्या पिल्यावरी, भीमाई परी चिल्या पिल्यावरी, पंख पांघराया होता माझा भीमराया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया, माऊलीची छाया कापराची काया, चांदण्याची छाया कापराची काया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया, माऊलीची माया होता माझा भीमराया. लिखा संविधान भीमजी ने संभाले आज रखना है, लिखा संविधान भीमजी ने संभाले आज रखना है, लिखा संविधान भीमजी ने संभाले आज रखना है, किया अहिंसा भीमजी ने
किया एहसान भीम जी ने दिल में याद रखना है, किया एहसान भीम जी ने दिल में याद रखना है। आ जाओ भाइयों साथियों आ जाओ, लिखा संविधान भीम जी ने संभाले आज रखना है, लिखा संविधान भीम जी ने संभाले आज रखना है। पहाट झाली सजने गा पहाट झाली प्रभा म्हणाली भीम जयंती आली। मग चांदाची चांदणी चांदाची चांदणी येऊन खाली वारा भीमाला घाली, चांदाची चांदणी येऊन खाली वारा भीमाला घाली, चांदाची चांदणी येऊन खाली वारा भीमाला घाली। पहाट झाली सजने गा पहाट झाली प्रभा म्हणाली, पहाट झाली प्रभा म्हणाली भीम जयंती आली। मग चांदाची चांदणी चांदाची चांदणी येऊन खाली, चांदाची चांदणी येऊन खाली वारा भीमाला घाली, चांदाची चांदणी येऊन खाली वारा भीमाला घाली, चांदाची चांदणी येऊन खाली वारा भीमाला घाली। क्या बात है। माय बापाहून भीमाचे अरे उपकार लई हाय रे हो। अरे तुम्ही राहता त्या घरावर, तुम्ही पेता त्या पाण्यावर, तुम्ही करता त्या नोकरीवर, तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबाची सही आहे रे। तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबाची सही आहे रे, तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबाची सही आहे रे। यकीनन भीम न होते तो आजादी नहीं होती, यकीनन भीम न होते तो ये आजादी नहीं होती। हम अगर भीम को पहले मान लेते तो ऐसे हमारी बर्बादी नहीं होती, क्योंकि चली आई थी आजादी मगर दुल्हन बनकर कैसे। और मेरा भीम दुल्हना होता तो इस भारत माँ के साथ संविधान की शादी नहीं होती, संविधान की शादी नहीं होती, संविधान की शादी नहीं होती। आणि म्हणून त्या सहीची किमया न्यारी, त्या सहीची किमया न्यारी गेली बदलून दुनिया सारी, बदलून दुनिया सारी, गेली बदलून दुनिया सारी, गेली बदलून दुनिया सारी। आज दारिद्र्य तुझे पळाले, आज दारिद्र्य तुझे पळाले, आलं वैभव दारोदारी, आलं वैभव दारोदारी, आलं वैभव दारोदारी, आलं वैभव दारोदारी। काल कुत्र्या समान होता हो, काल कुत्र्या समान होता, काल कुत्र्या समान होता, आज जिनाशाही आहे रे हो। अरे तुम्ही राहता त्या बिल्डिंगवर, तुम्ही पेता त्या पाण्यावर, पाणी भेटत नव्हतं,
पाणी भेटत नव्हतं. पाणी वाढ ग माय, पाणी वाढ ग. लई नाही मागत भरग माझं येऊलस गाड ग. पाणी वाढ ग माय, पाणी वाढ ग. पण त्या बाबासाहेबामुळं तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबाची सही आहे रे. बाबासाहेबाची सही आहे रे. तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबाची सही आहे रे. तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबाची सही आहे रे.